गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे रेडॉक्स अनुमापन या ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन या उपोपचयन अनुमापन। ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन, टाइट्रेशन। ठीक है, रिडॉक्स टाइट्रेशन या रिडॉक्स अनुमापन। इसमें क्या होता है, देखिए, जो इसमें पहले हमने ऑक्सीकरण अपचयन इलेक्ट्रोड पढ़ा था, ऑक्सीकरण अपचयन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ा था। उसमें क्या था कि एक ही धातु का ऑक्सीकरण और उसी धातु का क्या होता है, अपचयन होता है। ठीक है, वो तो था रिडॉक्स इलेक्ट्रोड की बात। यहाँ हम कर रहे हैं रिडॉक्स अनुमापन की बात। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक ही यौगिक के या एक ही धातु के ऑक्सीकरण अपचयन द्वारा आयनों की सांद्रता में हुए परिवर्तन से ज्ञात किए गए विभव का उपयोग अंतिम बिंदु ज्ञात करने में किया जाता है। एक ही धातु के ऑक्सीकरण अपचयन से, एक ही धातु के ऑक्सीकरण अपचयन से सांद्रता में हुए परिवर्तन द्वारा ज्ञात किए गए विभव से क्या किया जाता है, अंतिम बिंदु का निर्धारण किया जाता है। तो एक ही यौगिक के मध्य ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं के द्वारा आयनों की सांद्रता में परिवर्तन से ज्ञात किए गए विभव का उपयोग अंतिम बिंदु ज्ञात करने में किया जाता है। अब रिडॉक्स अनुमापन, इसमें क्या होता है, देखो, अज्ञात विलयन में हम क्या क्या लेते हैं, सूचक और संदर्भ इलेक्ट्रोड लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे सूचक इलेक्ट्रोड के रूप में सिर्फ अपन प्लेटिनम वायर का यूज करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और कौन कौन से थे सूचक इलेक्ट्रोड, ग्लास इलेक्ट्रोड, क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग न करके सिर्फ एक अक्रिय धातु इलेक्ट्रोड प्लेटिनम वायर का यूज करते हैं। ठीक है, और संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में कैलोमल इलेक्ट्रोड तो है। ठीक है, तो सूचक इलेक्ट्रोड के रूप में यहाँ पे इलेक्ट्रोड के रूप में क्या लेते हैं, ओनली प्लेटिनम वायर। ठीक है, प्लेटिनम वायर लेते हैं। संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में, रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में क्या लेते हैं, के रूप में कैलोमल इलेक्ट्रोड लेते हैं हम। कैलोमल इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ये हो गया सूचक इलेक्ट्रोड अपने, ये हो गया संदर्भ इलेक्ट्रोड अपने। ठीक है, अब यहाँ पे रेडॉक्स अनुमापन का एग्जाम्पल लेते हैं FeSO4 और K2Cr2O7 पोटेशियम क्रोमेट। K2Cr2O7 पोटेशियम क्रोमेट, FeSO4 तथा K2Cr2O7 पोटेशियम क्रोमेट का एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, जैसे इसमें क्या करते हैं, FeSO4 का K2Cr2, FeSO4 के अज्ञात विलयन का K2Cr2O7 के सापेक्ष क्या करते हैं, अनुमापन करते हैं। तो हम क्या करेंगे, प्लेटिनम वायर को हम इसके अंदर क्या करेंगे, डिप करेंगे, और दूसरा इलेक्ट्रोड कौन सा होगा इसके अंदर, कैलोमल इलेक्ट्रोड होगा। ठीक है, तो हम इस FeSO4 के अज्ञात विलयन के अंदर प्लेटिनम वायर और दूसरा कैलोमल इलेक्ट्रोड जोड़कर एक सेल का निर्माण करेंगे, और उस सेल का विभव हम किससे ज्ञात करेंगे, विभव मापी विधि से ज्ञात करके, या विभव जो अपने आएगा वोल्टामीटर आएगा, उसमें रीडिंग आएगी, उससे क्या आएगा, सेल विभव आएगा। ठीक है, तो उस सेल विभव, उससे सेल विभव ज्ञात हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, जैसे ये FeSO4 का विलयन है, इसके अंदर मैंने प्लेटिनम का वायर डिप कर दिया, इसको मैंने लवण सेतु की सहायता से किससे जोड़ा है, कैलोमल इलेक्ट्रोड से। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, अब मेरे को टाइट्रेशन करना है। टाइट्रेशन किसके साथ करूंगी, K2Cr2O7 के साथ में टाइट्रेशन करूंगी। कहाँ गायब कर दिए सारे।
अब मेरे को K2Cr2O7 के साथ इसको टाइट्रेशन करना है। सबसे पहले तो इन दोनों को मैंने किससे जोड़ा, कैलोमल और सूचक इलेक्ट्रोड को किससे जोड़ा, वोल्ट मीटर से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या डालूंगी, यहाँ पे जो पहली रीडिंग आएगी उसको नोट कर लेंगे, फिर यहाँ से मैं ब्यूरेट की सहायता से इसके अंदर क्या डालूंगी, K2Cr2O7, क्या डालूंगी, K2Cr2O7 डालूंगी, ठीक है। जैसे जैसे मैं इस FeSO4 के विलयन में K2Cr2O7 डालूंगी तो यहाँ पे क्या है, FeSO4 है, यहाँ FeSO4 विलयन में Fe+2 ऑक्सीकरण अवस्था में है। जैसे ही मैंने K2Cr2O7 डाला, ये Fe2+ ऑक्सीकृत होकर किसमें चेंज हो जाएगा, Fe+3 के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, एक ही धातु का ऑक्सीकरण और एक ही धातु का क्या होता है, अपचयन, ठीक है। तो पहले क्या थी, यहाँ पे +2 ऑक्सीकरण अवस्था में थी, जैसे ही मैंने इसके अंदर K2Cr2O7 डाला, ये Fe2+ क्या करेगा, Fe3+ में ऑक्सीकृत हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे तो पहले धीरे धीरे ये परिवर्तन होगा, Fe2+ Fe3+ में पहले धीरे धीरे चेंज होगा, फिर वही क्या होगा, फिर उसके अंदर Fe2+ बहुत ही फास्टली किसके अंदर चेंज हो जाता है जगह, +3 के अंदर Fe2+ बहुत पहले धीरे धीरे चेंज होगा, फिर क्या होगा, बहुत फास्ट चेंज होगा। पहले धीरे K2Cr2O7 डाला आपने, तो पहले Fe2+ जो है वो पहले धीरे धीरे चेंज होगा Fe3+ में, फिर ये चेंज क्या होगा, बहुत फास्ट हो जाएगा और फिर क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। एक अंतिम बिंदु के बाद में क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखिए क्या हो रहा है इसके अंदर, K2Cr2O7 डालने पर यहाँ पे विलयन में Fe2+ आयन थे, इसके अंदर हमने K2Cr2O डाल दिया, तो अब Fe2+ आयन क्या होंगे, Fe3+ आयन में ऑक्सीकृत हो गए, यानी कि यहाँ पे Fe2+ आयनों की सक्रियता क्या हो गई, कम हो गई। Fe2+ आयन किसके अंदर चेंज हुआ, Fe3+ आयन के अंदर चेंज हुआ, तो Fe2+ आयनों की सक्रियता क्या होगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी और Fe3+ आयनों की सक्रियता बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो अपने पास ग्राफ कैसा आता है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, Fe2+ आयनों की सांद्रता घट रही है, वहां पे क्या था, H+ आयनों की सांद्रता घट रही थी, OH- आयनों की सांद्रता बढ़ रही थी, तो उसको हमने पहला ग्राफ था उस तरीके से दर्शाया, यहाँ पे हम Fe2+ आयनों के सापेक्ष दर्शाएंगे, ठीक है। तो इसका ग्राफ थोड़ा उल्टा हो जाएगा, ई सेल और क्या लिया है, यहाँ पे K2Cr2O7 लिया है, अनुमापक का आयतन, अनुमापक क्या लिया अपन ने, K2Cr2O7, ठीक है, उसका आयतन। अब ग्राफ क्या आएगा, पहले K2Cr2O7 इसके अंदर डाला तो पहले धीरे धीरे बढ़ेगी क्या, पहले धीरे धीरे Fe2+ Fe3+ आयन में चेंज होगा, फिर Fe2+ आयनों की सांद्रता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, धीरे धीरे Fe3+ बनता जाएगा, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो इसका जो ये अंतिम बिंदु बीच वाला पॉइंट इसको बोलते हैं अंतिम बिंदु, ठीक है। अंतिम बिंदु के बाद में क्या होगी, जैसे पहले घटेगी, बहुत फास्टली घटेगी, घटने के बाद में क्या होगा, फिर वो अंतिम बिंदु के मतलब जितनी मिनिमम वो घट सकती थी वो घट गई, जितना मिनिमम वो घट सकता था घट गया, उसके बाद में अगर हम और K2Cr2O7 मिलाते हैं तो वो बाद में धीरे धीरे घटना शुरू होती है, और अगर उसके बाद भी हम K2Cr2O7 मिलाते हैं तो अब ये क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, अब और आगे नहीं घटेगी, ठीक है। तो ये है इसका ग्राफ, K2Cr2O7 मिलाने पर अंतिम बिंदु, तो ये इसका इस तरह से ग्राफ आता है, ठीक है। और K2Cr2O7
FeSO4 के विलयन में K2Cr2O7 मिलाने पर Fe2 प्लस Fe3 प्लस में ऑक्सीकृत होता है, जिससे Fe2 प्लस की सक्रियता में कमी तथा Fe+3 की सक्रियता में वृद्धि होती है। अतः हमको K2Cr2O7 के आयतन के साथ सेल विभव क्या होता है, अतः K2Cr2O7 के आयतन के साथ सेल विभव क्या होता है, घटता है, और हमको इस तरह का ग्राफ प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये था इसका ग्राफ। अब हम क्या करेंगे, सेल निरूपण की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, सेल निरूपण की बात करेंगे, उसका सेल ई सेल निकालेंगे। ठीक है, सेल निरूपण की बात करके, सेल निरूपण करके उस सेल का हम क्या करेंगे, सेल विभव ज्ञात करेंगे। ये तो थी टाइट्रेशन की बात। ठीक है, अब हम निकालेंगे सेल विभव। सेल निरूपण इसका कैसे करेंगे, क्या ले रहे हैं हम, सिर्फ प्लेटिनम वायर ले रहे हैं सूचक इलेक्ट्रोड के रूप में। ठीक है, फिर हम क्या ले रहे हैं, FeSO4 विलयन ले रहे हैं, जिसमें क्या हो रहा है, Fe2 प्लस जो है वो किसमें चेंज हो रहा है, Fe3 प्लस में। किसमें चेंज हो रहा है, Fe2 प्लस जो है वो किसमें चेंज हो रहा है, Fe3 प्लस में चेंज हो रहा है। ये भी FeSO4 के विलयन में है, एक्वस। ठीक है, और ये भी क्या है, FeSO4 विलयन से है। ठीक है, अब उसके बाद में KCl, दूसरा कौन सा था, कैलोमल इलेक्ट्रोड, संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में KCl, Hg2, Cl2, Hg और प्लेटिनम वायर। ठीक है, तो ये है इस सेल का निरूपण। प्लेटिनम Fe2 प्लस आयन जो है वो Fe3 प्लस आयन में चेंज हो रहे हैं, और KCl, ये दूसरा कौन सा है, कैलोमल इलेक्ट्रोड, संदर्भ इलेक्ट्रोड है KCl, Hg2, Cl2, Hg लिक्विड और प्लेटिनम वायर या प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। अब इसकी सेल अभिक्रिया, सॉरी इलेक्ट्रोड अभिक्रिया की बात करें, अभिक्रिया, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया की बात करते हैं इतने इतने सेल की। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रोड अभिक्रिया किस फॉर्म में लेते हैं, अपचयन अभिक्रिया के रूप में लेते हैं। यहाँ पे हालांकि हो क्या रहा है, ये ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड है, ये क्या है, लेफ्ट इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड हो रहा है, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड होता है, और ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड पर ये ऑक्सीकरण हो भी रहा है। ठीक है, Fe2 प्लस से किसमें चेंज हो रहा है, Fe3 प्लस में चेंज हो रहा है, पर हम इलेक्ट्रोड अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड एसआई पद्धति के अनुसार इलेक्ट्रोड अभिक्रिया को हमेशा किसके रूप में लिखा जाता है, अपचयन अभिक्रिया के रूप में लिखा जाता है। तो अतः Fe3 प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन Fe2 प्लस। ठीक है, तो ये क्या होगा, अपचयन हो रहा है, इसको अपचयन अभिक्रिया के रूप में हमने लिखा है। ठीक है, अब इसी के लिए इस सेल की बात करते हैं, सॉरी इसके इलेक्ट्रोड की इस इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड विभव की बात करते हैं। तो देखिए Fe2 प्लस Fe3 प्लस Fe2 प्लस। ठीक है, इससे इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव की बात कर रहे हैं, तो Fe3 प्लस Fe2 प्लस इज इक्वल टू ई नोट Fe3 प्लस Fe2 प्लस माइनस 0.0591 अपॉन n उत्पाद की सांद्रता बट्टे क्रियाकारक की सांद्रता। नॉन्स्ट इक्वेशन यूज किया सांद्रता। ठीक है, तो इसके लिए नॉन्स्ट इक्वेशन, इस इलेक्ट्रोड के लिए नॉन्स्ट इक्वेशन क्या आया, Fe3 प्लस, अपचयन इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं तो हमने क्या लिया, Fe3 प्लस Fe2 प्लस। ठीक है, अगर ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड होता तो Fe2 प्लस Fe3 प्लस लेते, तो यहाँ पे अपचयन इलेक्ट्रोड की बात हो रही है, तो Fe3 प्लस Fe2 प्लस इज इक्वल टू ई नोट Fe3 प्लस Fe2 प्लस माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग उत्पाद की सांद्रता बट्टे क्रियाकारक की सांद्रता। ये क्या है,
नॉन समीकरण है। अब मान रख दो, मान रख दो ई Fe3 प्लस अपॉन क्या ई Fe3 प्लस Fe2 प्लस इज इक्वल टू ई नोट Fe3 प्लस Fe2 प्लस माइनस 0.0591। एन की वैल्यू कितनी थी? 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, अपॉन 1, फिर क्या है लॉग उत्पाद की सांद्रता क्या है Fe2 प्लस अपॉन क्रियाकारक की सांद्रता क्या है Fe3 प्लस। ठीक है, उत्पाद की सांद्रता बट्टे क्रियाकारक की सांद्रता। ठीक है, तो क्या आया अपने पास ई Fe3 प्लस Fe2 प्लस इज इक्वल टू ई नोड Fe3 प्लस Fe2 प्लस माइनस 0.0591 लॉग Fe2 प्लस अपॉन Fe3 प्लस। ठीक है, अब हम ई सेल की बात करते हैं। ये क्या था? अपचयन इलेक्ट्रोड था। ई इलेक्ट्रोड है, ई अपचयन इलेक्ट्रोड है। अब हम ई सेल की बात करते हैं। ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है? राइट और लेफ्ट इलेक्ट्रोड के रूप में EL। ठीक है, ई सेल इज इक्वल टू ER माइनस EL। अब ER राइट इलेक्ट्रोड कौन सा था? कैलोमल इलेक्ट्रोड था, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नोड कैलोमल माइनस ई लेफ्ट इलेक्ट्रोड कौन सा था? ये वाला। ठीक है, तो ई Fe3 प्लस Fe2। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसकी वैल्यू रख देंगे ये वाली। ठीक है, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नोड कैलोमल माइनस ई नोड Fe3 प्लस Fe2 प्लस माइनस 0.0591 लॉग उत्पाद की सांद्रता क्या है Fe2 प्लस अपॉन Fe3 प्लस। ठीक है, अब कोष्टक खोलो या ब्रैकेट खोलते हैं तो ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई नोड कैलोमल माइनस ई नोड Fe3 प्लस Fe2 प्लस प्लस 0.0591 लॉग Fe2 प्लस अपॉन Fe3 प्लस की सांद्रता। ठीक है, तो ये क्या आया अपने पास? ई सेल की वैल्यू आ गई। ई सेल क्या आया? ई नोड कैलोमल माइनस ई नोड Fe3 प्लस Fe2 प्लस प्लस 0.0591 लॉग Fe2 प्लस अपॉन Fe2 प्लस की सांद्रता अपॉन Fe3 प्लस की सांद्रता। ठीक है, तो ये था रेडॉक्स अनुमापन, जो हमने पहले इसका टाइट्रेशन के बारे में पढ़ा और फिर हमने क्या किया? इसके ई सेल की वैल्यू फाइंड आउट की। अब अपने नेक्स्ट आता है अवक्षेपण अनुमापन। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अवक्षेपण। लास्ट में ई सेल क्या था? ई नोड कैलोमल माइनस ई Fe3 प्लस Fe2 प्लस प्लस 0.0591 लॉग Fe2 प्लस की सांद्रता बट्टे क्या है Fe3 प्लस की सांद्रता। ठीक है, तो ये क्या है अपने पास? ई सेल की वैल्यू आई है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट अपना है नंबर 3 पे अवक्षेपण अनुमापन। विभवमापी अनुमापन का तीसरा प्रकार है अवक्षेपण अनुमापन।
प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। ठीक है, तो अवक्षेपण अनुमापन में क्या होता है? वह अनुमापन जिसमें अनुमापक मिलाने पर क्या करता है? अनुमापक अज्ञात विलयन के साथ अभिक्रिया द्वारा अवक्षेप का निर्माण करता है। वह अनुमापन जिसमें अनुमापक अज्ञात विलयन के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है? अवक्षेप का निर्माण करता है। वो क्या कहलाता है? अवक्षेपण अनुमापन कहलाता है। तो वह अनुमापन जिसमें अनुमापक अज्ञात विलयन के साथ अभिक्रिया द्वारा अवक्षेप का निर्माण करता है। अवक्षेप का निर्माण करता है। कौन सा अनुमापन कहलाता है? अवक्षेपण अनुमापन कहलाता है। वह अनुमापन जिसमें अनुमापक अज्ञात विलयन के साथ अभिक्रिया द्वारा अवक्षेप का निर्माण करता है, अवक्षेपण अनुमापन कहलाता है। ठीक है, जैसे AgNO3 और KCl का अनुमापन, जैसे फॉर एग्जाम्पल AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड का टाइट्रेशन या अनुमापन। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है? देखिए, तो ये है AgNO3 और KCl का अनुमापन। तो इससे अच्छे से साफ होता है। तो हम यहाँ पे AgNO3 ये क्या हो जाएगा? अज्ञात विलयन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? अनुमापक। क्या हो जाएगा? अनुमापक। अब अज्ञात इलेक्ट्रोड के अंदर हम 2 इलेक्ट्रोड डालेंगे, एक तो सूचक और दूसरा संदर्भ। वो कौन सा होगा? कैलोमल। इसमें सूचक इलेक्ट्रोड के रूप में कौन सा लेंगे? AgCl। ठीक है, ये भी क्या होगी? सॉलिड फॉर्म में होगा। AgCl इलेक्ट्रोड यहाँ पे सूचक इलेक्ट्रोड के रूप में लेंगे, और जिसको हम किसके अंदर डिप करेंगे? AgNO3 सॉल्यूशन के अंदर डिप करेंगे। ठीक है, AgNO3 सॉल्यूशन कौन सा है? ये वाला सॉल्यूशन है, जो कि क्या है? अज्ञात। ठीक है, AgCl इलेक्ट्रोड को हम AgNO3 विलयन के अंदर डुबोएंगे। दूसरा इलेक्ट्रोड कौन सा डुबोएंगे इसके अंदर? कैलोमल इलेक्ट्रोड डुबोएंगे। ठीक है, तो एक कंप्लीट सेल का निर्माण होगा, जिसका विभव हम सेल विभव से, जिसका सेल विभव जो हम विभव मापी विधि से ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब इसके टाइट्रेशन होता कैसे है वो देखते हैं। ये AgCl Ag इलेक्ट्रोड है, इसके चारों ओर AgCl लेपित कर देते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? Ag इलेक्ट्रोड बन गया। इसको डाल दिया किसके अंदर? AgNO3 के विलयन के अंदर। ये Ag इलेक्ट्रोड है। ठीक है, AgCl क्या होता है? अविलय लवण होता है। ठीक है, वो क्या होता है? अविलय होता है। तो इसको इस अविलय लवण से Ag इलेक्ट्रोड को लेपित कर दिया, फिर उसको AgNO3 के अज्ञात विलयन के अंदर डुबो दिया। इसके अंदर दूसरा कौन सा जोड़ेंगे? कैलोमल इलेक्ट्रोड। ठीक है, यहाँ पे कैलोमल लिख लेती हूँ। ठीक है, कैलोमल इलेक्ट्रोड डाल दिया। अब हम क्या करेंगे? विभव मापी विधि से जोड़ दिया V इसको। ठीक है, विभव नोट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे? इसके अंदर KCl विलयन डालेंगे ब्यूरेट से। ये है KCl विलयन। ठीक है,
हम KCl जैसे ही मैंने इसके अंदर KCl विलियन डाला, इस AgNO3 विलियन में जो Ag प्लस आयन है वो क्या करेंगे, KCl विलियन डालने से ये AgCl के अंदर अवक्षेपित हो जाएंगे। AgCl क्या है, एक अवक्षेप होता है। जैसे ही इसके अंदर KCl डाला, Ag प्लस और NO3 माइनस जो आयन है यहाँ पे विलियन में क्या है, Ag प्लस और NO3 माइनस आयन है, जैसे ही KCl इसके अंदर डाला ये AgCl के अंदर अवक्षेपित हो गया, जो कि क्या होता है, अविलय होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका अवक्षेपण होता है और हम क्या करेंगे, रीडिंग बनाते जाएंगे और ये सेम इसका ग्राफ किसके जैसा आता है, जैसा अम्ल क्षार अनुमापन में ग्राफ आया था अपने वैसे का वैसे आता है। सेम वैसे का वैसे, ये नहीं था, ये उल्टा है, ये तो इसका वाला है। ठीक है, अम्ल क्षार अनुमापन में जो हमने ग्राफ आया था इसका सेम वैसे का वैसे ग्राफ आएगा। ठीक है, तो Ag प्लस आयनों की सांद्रता क्या होती है, यहाँ पे Ag प्लस आयनों की सांद्रता KCl डालने से घटती है। ठीक है, और क्या होता है इसके अंदर, क्या बढ़ता है, हाँ, ये था इसके अनुमापन की प्रक्रिया। अब इसका ई सेल निकालेंगे, ई सेल निकालने के लिए इसका सेल निरूपण करेंगे। ई सेल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके सेल निरूपण करेंगे। तो सेल निरूपण में कौन कौन सा इलेक्ट्रोड है, देखिए सेल निरूपण करेंगे इसका AgCl किसके अंदर डाला है, AgNO3 विलियन के अंदर एक्वस। ठीक है, फिर दूसरा कौन सा है, KCl, Hg2Cl2 Hg लिक्विड और प्लेटिनम वायर। ठीक है, ये है इसका सेल निरूपण। अब आगे इसकी इलेक्ट्रोड अभिक्रिया, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया कैसे होगी, तो अभिक्रिया हम किसके रूप में लेंगे, अपचयन अभिक्रिया के रूप में लेंगे। Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा, Ag प्योर धातु बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा, Ag प्योर धातु में कन्वर्ट होगा। ये Ag प्लस यहां से है AgCl से। ठीक है, तो Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा, Ag प्योर Ag धातु बनाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी इलेक्ट्रोड अभिक्रिया हो गई जो अपचयन अभिक्रिया के रूप में है। अब इसका ई सेल निकालना है, ई सेल सेम इसी के जैसे ही ई सेल निकालना है, जैसा हमने किसके अंदर किया था, इससे पहले वाले रिडॉक्स अनुमापन में किया था, वैसे के वैसे सेम इसका ई सेल निकालना है। ई सेल नहीं, ई इलेक्ट्रोड निकालना है। ठीक है, ई इलेक्ट्रोड निकालना है, ई Ag प्लस Ag, ई नोड Ag प्लस Ag माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग उत्पाद की सांद्रता बट्टे क्रियाकारक की सांद्रता। ठीक है, ये फिर ये ई इलेक्ट्रोड निकाल दिया, इसके बाद ई सेल ER माइनस EL। ठीक है, फिर वैल्यू रखनी है लेफ्ट इलेक्ट्रोड की और राइट इलेक्ट्रोड की, और क्या करना है, ये हो जाएगा इसका सेल निरूपण, और इस सेल निरूपण का ई सेल विभव ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो निकाल लेना इसकी वैल्यू। ठीक है, ये तुम लोग अपने आप करना।